हेलो बच्चों, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो मजामा। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपका हर्ष भैया, जो आपको रोज 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 डेली डेली रोज रोज केमिस्ट्री पढ़ाने आ जाता है। तो भाई केमिस्ट्री तो इंपॉर्टेंट ही है। समर्थ बैच जो आप सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, पॉज लेता हूं फिर बोलता हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। एज आर प्रॉमिस हम सब कुछ आपको समर्थ बैच में डिलीवर करने वाले हैं। उसके तहत आज स्ट्रक्चर ऑफ एटम का 4th लेक्चर शुरू हो रहा है। पहली बात, अगर आप इस चैप्टर के पहले 3 लेक्चर्स रिवाइज करके नहीं आए हैं, यकीन मानो आज का लेक्चर नहीं करना है तुम लोगों को, बिल्कुल नहीं पढ़ना। अगर आपने पीछे के लेक्चर बना रखे हैं, तीनों लेक्चर सही से पढ़ रखे हैं, तो ही आज का लेक्चर करना है, अदरवाइज नहीं करना। लगभग 35 क्वेश्चंस हैं, उसके बाद में आगे का टॉपिक कंटिन्यू कर दूंगा। तो ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना क्या है आज का कॉन्सेप्ट। ठीक, तो भैया स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ना है और क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार हैं आपके। चलो, और फटाफट फटाफट शुरू हो जाओ। देखो, करने तुम सबको है, बेसिक वाला प्रैक्टिस सेशन है, बेसिक प्रैक्टिस सेशन, ठीक है, बेसिक प्रैक्टिस सेशन है। आ जाओ। देखो, नेचर ऑफ एनोड, एनोड रेज डिपेंड ऑन एनोड रेज। अगर तुम लोगों को याद हो, मैंने बताया एनोड रेज नेचर ऑफ गैस एंड डिस्चार्ज ट्यूब पर डिपेंडेंसी दिखाती है। ठीक है, नेचर ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब पर डिपेंडेंसी दिखाती है। सही दिख रहा हूं ना मैं? क्लियर है ना सब कुछ? आज पता नहीं क्यों अजीब सा दिख रहा है। चलो भाई, ठीक है, सही दिख रहा है शायद, शायद। हाँ भाई, आवाज, हेलो हेलो माइक टेस्टिंग, आवाज आ रही है? हाँ ठीक है, चलो चलते जाओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपके स्क्रीन पर ये रहा। इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान सुनना, इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है, तो कैथोड रे ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन, डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव नेगेटिव तो है ही नहीं, नन पे स्ट्रेट लाइन मूव करती है। बहुत आराम से क्वेश्चन बनाने, बहुत आसान वाले क्वेश्चन लाया हूं, बहुत आसान प्रैक्टिस सेशन, बेसिक वाला प्रैक्टिस सेशन है, बिल्कुल बेसिक। जो आपने थ्योरी पढ़ रखी है, बस वो आपने पढ़ रखी है नहीं पढ़ रखी है, इससे बस यही पता चल जाएगा बस। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, द मास मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाय मास रेशियो। देखो, चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, और मास होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31। सही। और इनको कैलकुलेट करके पता है क्या आता है? 1.75 इंटू 10 की पावर 8, मतलब 1.76। दिखाऊं? देखो, स्पेसिफिक चार्ज स्पेसिफिक चार्ज रेशियो 1.6 डिवाइडेड बाय 9.1, देखो आ गया 176 पॉइंट, ऊपर नीचे तो कर ही लोगे। क्लियर है? इसको स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन लिखो इसके ऊपर, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज कैलकुलेट करना। 1.75 इंटू 10 की पावर 8, 1.75 के बाद आगे वैल्यू थी इसलिए 1.6 लिख रखा, 1.76 लिख रखा। ठीक है बात, चले? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब ये वाला क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। ये कैसा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नहीं भाई, ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कैथोड रे? Cathode ray carried negatively charged, they cause ionization to the gas through which they pass, और they possess penetration effect। सब करेक्ट है भाई, नेगेटिवली चार्ज होती है, सही है। ऑल द करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। चले नेक्स्ट, ये बताओ भाई, एनोड रे और कैनाल रे आर नोन टू पोजेस पॉजिटिव चार्ज, पार्शियली नेगेटिव, कंप्लीट नेगेटिव, नो चार्ज। देखो, कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकले थे, एनोड से प्रोटॉन्स, प्रोटॉन निकले थे तो पॉजिटिव चार्ज होगा। तो सिंपल बात, कहाँ पढ़ा है तुमने ये पढ़ा है तुम लोगों ने CRT एक्सपेरिमेंट में। अगर आपने नहीं पढ़ा
आप बहुत गलत कर रहे हो, आपको बेसिक याद होना चाहिए इसका। अगर आपको बेसिक याद नहीं है तो आप बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक कर रहे हो अपने जीवन की, बहुत ज़्यादा बड़ी मिस्टेक। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ए न्यूट्रल एटम जिसका एटॉमिक नंबर 1 से बड़ा हो कंसिस्ट 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन। अच्छा 1 प्रोटॉन तो एटॉमिक नंबर 1 वाला करता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सब होता है, तीनों चीज पाई जाती है। न्यूट्रल एटम बोला उसने, न्यूक्लियस पर नहीं बोला, एटम पर बोला। अगर न्यूक्लियस पर बोला होता तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं, और 1 वाले के सिर्फ प्रोटॉन पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन उस पर होता ही नहीं है। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग एनोड? इनकरेक्ट, दे ट्रेवल स्ट्रेट लाइन, E और M रेशियो कांस्टेंट फॉर एनोड रे इररिस्पेक्ट द, ठीक है, दे आर पोजेस पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, दे आर डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। इनकरेक्ट वाली बतानी है, ठीक है, तो ये वाली बात होती है, रेशियो इज कांस्टेंट फॉर एनोड इररिस्पेक्टिव टू द गैस। गैस के तो स्पेक्ट्रम में होता है भाई, वो कैथोड होती हैं जिसके गैस के स्पेक्ट में नहीं होता। दीज आर डिफ्लेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड से होती हैं, पॉजिटिवली चार्ज होती हैं, स्ट्रेट लाइन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इफ W इज एटॉमिक वेट एंड N इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, तो W माइनस N इलेक्ट्रॉन नहीं, W माइनस N W माइनस N वेट माइनस एटॉमिक नंबर, न्यूट्रॉन। सही है, दूसरा देख लो। अच्छा है, W माइनस N नहीं, मैं कहूँ ये भी तो सही था, नहीं ये भी नहीं है, बी बिल्कुल सही जवाब। कोई दिक्कत? चलें आगे नेक्स्ट। चलो जी भाई, क्या कह रहा था मैं? द न्यूक्लियस ऑफ द एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 25 एंड 55। पॉज करके सॉल्व करते जाना है। अगर आप पॉज करे बिना सॉल्व कर रहे हो, या आप पॉज नहीं कर रहे हो मतलब आप सॉल्व भी नहीं कर रहे हो, तो आप बहुत गड़बड़ कर रहे हो। तो तुम्हारे लेक्चर, तो ये लेक्चर तुम्हारे लिए है ही क्या फिर? मतलब फिर तो तुम देख के चले जाओगे, क्या मजा आएगा इसको जब तक लगाओगे नहीं, है ना। मैं तो कह रहा हूँ काम करो, रुक जाओ, सुनो। जितने हो गए क्वेश्चन, कोई बात नहीं, कितने हो गए? 7-8 ही क्वेश्चन हुए हैं। कॉपी ले लो, क्वेश्चन करा रहा हूँ, पेन से आंसर लिखो, पेन से आंसर लिखो, पेन से आंसर लिखो, पेन से आंसर लिखो। और क्या करते जाना है तुम लोगों को? फिर आखिरी में कमेंट स्कोर करना है अपना कि भैया 30 आउट ऑफ इतने सही, इतने सही, इतने सही, इतने सही। और एक काम करो, है ना, 35 के आसपास से 34 के आसपास, हाँ करेक्ट इतने लिख देना, कर देना। 20 करेक्ट, 21 करेक्ट, 30 करेक्ट, 34 करेक्ट, जितने भी करेक्ट हो उतना करेक्शन। ये होमवर्क है भैया। अब आज प्रेजेंट के साथ साथ हमने करेक्शन भी लिखने हैं, प्रेजेंट के साथ साथ वीडियो के आते ही प्रेजेंट सर, जाते ही क्वेश्चन नंबर करेक्शन। सही। द न्यूक्लियस ऑफ द एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 25 एंड 55 एटॉमिक वेट, ठीक है। तो क्या होगा, ये एटॉमिक वेट है, एटॉमिक नंबर है, तो 25 तो प्रोटॉन होंगे, 25 तो प्रोटॉन होंगे। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा। अब 55 में से 25 घटा तो 30 आ जाएगा, ठीक है, ये आगा प्रोटॉन से ही आंसर आ गया, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस, नहीं। नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस, ठीक है, नहीं। बी ऑप्शन, बिल्कुल बी ऑप्शन। करते जाना है, पॉज कर लो, कर लो, पॉज करो, कर लो। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर। The number of electrons in an atom of an element is equals to discharge tube experiment for a discovery of anode, Goldstein anode, है ना, ठीक। The total number of neutron is deposited to zinc ion with mass number ये, the total number of
न्यूट्रॉन ऑफ जिंक आयन इज मास इज ये, देखो मास नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर कितना है 40, क्या आ गया इसका न्यूट्रॉन, बी ऑप्शन, क्योंकि मास नंबर ये रहा, जिंक का एटॉमिक नंबर जो होता है ना वो होता है 30, आर्गन 4s2 3d10, इसको सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है, सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है। करो भाई इस वाले क्वेश्चन को। एन एटम हैज 26 इलेक्ट्रॉन एंड इट्स एटॉमिक वेट इज ये, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस, भैया इसमें तो कहीं लिखा ही नहीं, न्यूट्रल है, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस, जितने इलेक्ट्रॉन जितने प्रोटॉन 26 में से ही घटा दो 40, सॉरी 30 आंसर भैया, 56 माइनस 26 न्यूट्रॉन। अभी आ जाएंगे बढ़िया टफ क्वेश्चंस में, आ जाएंगे नो डाउट आएंगे, होमवर्क भी दे सकते हैं वैसे तो, पर आज मैं करा ही रहा हूं। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ऑन द स्कैटरिंग ऑफ पार्टिकल्स शो द फर्स्ट टाइम दैट एटम पार्टिकल शो फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ दैट प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स के बारे में बताया इन्होंने, बिल्कुल सही। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट साइज ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के साइज के बारे में नहीं, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज रिलेटेड टू द साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम बताया था। मेन रीजन ऑफ फेलियर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, could not explain the stability of atom, could not explain about the electrons, could not explain the nucleus, could not explain about electrons, इलेक्ट्रॉन की रिवॉल्विंग अराउंड के लिए क्या था, है ना, तो स्टेबिलिटी नहीं बता पाए, क्यों, इन्हें कहा था ना इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस, one day it loses all the energy and fall on न्यूक्लियस। इन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे स्टेबिलिटी ऑफ एटम, समझ में आई बात, चलें आगे। नेक्स्ट, व्हेन अल्फा पार्टिकल्स आर सेंड थ्रू अ थिन मेटल फॉइल, मोस्ट ऑफ देम गो स्ट्रेट थ्रू आउट फॉइल बिकॉज अल्फा पार्टिकल्स हैव मच, नहीं, अल्फा पार्टिकल वेर पॉजिटिवली, मोस्ट ऑफ द पार्ट इज एटम इज एम्प्टी, बात तो सारी सही है, पार्टिकल्स आर मच हैवियर देन ये, अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज, सही बात है ना, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। देखो अगर बात कही कि भैया स्ट्रेट क्यों गई, तो बात तो सी सही है, पर ये सारी बातें भी सही हैं, सही है, और ऑप्शन लगा लो इसमें। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड मॉडल, इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट न्यूक्लियस शेल नन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड मॉडल इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट शेल न्यूक्लियस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट नन, शेल बता रहे थे ना, कहीं घूमते हैं ऑर्बिट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ इतने नैनोमीटर, ये बताना है,
वेवलेंथ दे रखी है नैनोमीटर में, फ्रीक्वेंसी निकाले, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला h बाय लैम्डा, सॉरी c बाय लैम्डा, c इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 600 नैनोमीटर इंटू 10 की पावर -9। -9, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, -9 है ना, -9 इससे इसे काट दूंगा तो दिखेगा -7, यहाँ दिखेगा कैसे -7, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये गायब, सही। इससे आया 1/2 इंटू ऊपर जाके 7 7 15 10 की पावर 15, तो हाफ, ये सही है। अच्छा दूसरा भी सही हो सकता है भाई, क्योंकि इसमें एक ऑप्शन है ना बी वाला भी। तो चलो वेव नंबर निकालना है ना। वेव नंबर क्या होता है, लैम्डा का उल्टा होता है। तो भैया वेव नंबर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा, मतलब 1 अपॉन 600 इंटू 10 की पावर -9, -7 हो जाएगा, 1/6 इंटू 10 की पावर 7। ये समझ में आया? तो नहीं आएगा आंसर, अभी से पता चल रहा है। ये वैल्यू छोड़ो, ये नंबर ही मैच नहीं हो रहा। अगर उसको काटोगे तो 0.2, तो 6 कम 6 0.1 आएगा। चलो 0.1 तो मैच हो जाएगा, पर ये पावर कैसे मैच करोगे? नहीं है ये, ना ये है, ना ये है, नहीं है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो हमने निकाल ही ली है, तो नहीं है ये ऑप्शन। किसका सही है? कमेंट पॉज बताओ किसका सही, किसका सही, किसका सही, सही सही। चलो, when atom are bombarded with alpha particles, only a few in millions suffer deflection, other pass out deflected. This is because when atom are bombarded with alpha particles, only few, ठीक है। The force of repulsion of moving alpha particles, the force of attraction of alpha particles, ये there is only one nucleus has large number of electron, the nucleus occupy much smaller volume as compared to the volume of atom। ये वाली बात सही है। The force of repulsion is moving alpha particles small। ए और डी में से कौन सा सही है चेक करना भैया। द फोर्स ऑफ रिपल्शन ऑफ द मूविंग अल्फा पार्टिकल्स, डी ही सही है एज कंपेयर, छोटा है ना बहुत वॉल्यूम, इसलिए ऐसा है। अनडिफ्लेक्टेड है भाई, रुको 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 रुको, अनडिफ्लेक्टेड है, डिफ्लेक्टेड नहीं है। तो डिफ्लेक्टेड के रीजन है ये और दिए। The force attraction of alpha particles opposite charge electron is very small. There is only one nucleus has large number of electrons। C है इसका आंसर। अनडिफ्लेक्टेड है भाई, सॉरी मैं वही तो कहूँ, इसका आंसर यार 2 आ रहे हैं, कैसे कैसे होगा 2, वो सॉरी C। EM वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग द रेडिएशन, सही आंसर ही बताना है, द रेडिएशन possess wave character and travel with the speed of velocity less than the velocity of light। नहीं, the radiation possess particle character and the radiation possess particle character and travel, the radiation possess wave character and travel with the velocity of equal to the velocity। The radiation consists electric and magnetic field oscillating parallel to each other, perpendicular होती है, both perpendicular to direction of propagation। C wave character or traveling with the speed of equal to the velocity of light, सही है। चलो भाई ये वाला बताओ, ये अच्छा क्वेश्चन है। अब जल्दी नहीं मचानी, सोच के करना है। कंसीडर द ग्राउंड स्टेट, ये ठीक है, CR
24 आर्गन 4s2 3d4, एक्साइटेड स्टेट में ले जाओ Ar 4s2 3d5, सही। अभी कह रहा है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द एजीमुथल क्वांटम नंबर, याद है L इज इक्वल्स टू 1 एंड 2, तो L इज इक्वल्स टू 1 जो होता है वो होता है P के लिए, और 2 जो होता है वो होता है D के लिए। तो D में तो 5 इलेक्ट्रॉन है, मतलब आंसर हो सकता है इसका, क्या हो सकता है आंसर, A और B हो सकता है, ठीक है। अब कितने कितने हो सकते हैं बच्चे, कितना P में, P क्या होता है, इससे पहले 2 P आते हैं, एक 6 उसमें एक 6 उसमें 12, B देखो कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूँ एक बार, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4, या फिर इसको ऐसे कर देता हूँ 4s1 3d5, ठीक है, चेंज ही कर दी। तो देखो P में देखो कितने 6 6 इसमें 12, और इसमें D में तो 5 ही है, क्योंकि D सेकंड L के लिए जो D होता है वो होता है 2 के लिए होता है D, सही है यहाँ तक बात। चलें आगे भाई साहब, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गैस एब्जॉर्ब इतने फोटोन देन एमिट्स टू द वेवलेंथ इफ 1 इज ये लैम्डा। अच्छा देखो क्या होगा, एनर्जी टोटल कितनी होगी, एनर्जी 1 प्लस एनर्जी 2, डायरेक्ट मत जोड़ देना वरना गड़बड़ हो जाएगी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ एनर्जी एच सी बाय लैम्डा टोटल इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा 1 प्लस एच सी बाय लैम्डा 2, सही है। 1 हैविंग वेवलेंथ ये, अब देखो इससे मैं कॉमन ले रहा हूँ, एच सी बाय लैम्डा टोटल जो दे रखा है वो दे रखा है 355, है ना, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, नहीं एच सी एच सी एच सी एच सी एच सी एच सी कॉमन ले रहा हूँ, तो अंदर क्या बचा 1 अपॉन प्लस 1 अपॉन एक्स, इससे उड़ा दो तो क्या बना 1 अपॉन 135 माइनस 168/1/x। कैलकुलेट करोगे आंसर आ जाएगा, कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा। और जब मैंने कैलकुलेट करा था तो आंसर इसका लगभग ये आया था। एक बच्चे ने मुझसे डाउट पूछा था कुछ दिनों पहले, इसलिए मैंने, अच्छा क्वेश्चन था, बहुत डाल दिया इसमें, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कैलकुलेट करना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द करेक्ट वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज 6.67। ये भी सही है, ये भी सही है, जूल पर सेकंड में ERG में, ये नहीं है सही, जूल में ये कहाँ होती है, ERG में होती है, सही है। कुछ कुछ आ रहा है समझ, तो फिर सही है। द टोटल स्पिन रिजल्टिंग फ्रॉम AD इज, देखो D7 है, 1 2 3 4 5 6 7, 3 इंटू हाफ स्पिन 3/2, इनके स्पिन तो कट जाएंगे ना एक दूसरे से, बस ये बचे और हाफ स्पिन कर रहे हैं 3/2। आपके सामने आपके स्क्रीन पर आपके चमकता धमकता ये सब एक चीज चमक चुकी है, कर दो कैलकुलेटो, कैलकुलेटो जल्दी कैलकुलेटो। इफ द वेवलेंथ ऑफ ये एनर्जी इन ERG 12400 लैम्डा 2000 इंटू 10 की पावर, नहीं कुछ नहीं 10 की पावर एंगस्ट्रॉम में तो लिख रहे हैं, सही है। दोनों जीरो से दोनों जीरो काट दो, इससे उड़ाओगे आंसर आएगा 6.2। अभी आया कि इसमें EV में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, है ना, तो ERG में जाना, तो सबसे पहले जूल में चलो, तो क्या जाएगा 6.2 इंटू 10 की इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू
ERG में 7, तो 16 पंजे 80, 16 6 96, 9 पॉइंट समथिंग करके वाला आंसर होगा, 9 पॉइंट समथिंग वाला। और ये हो जाएगा 10 की पावर -12, 10 की पावर -12 इंटू 9 पॉइंट समथिंग, ए होगा इसका आंसर, 9.9 ए होगा, ए। ग्राफ कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार, 6.2 इंटू 1.6, हाँ ना आ गया ना, 9.92, 9.9, सही है भाई, सही है, सही है। क्लियर है कॉन्सेप्ट, क्लियर है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको, जब समझ में आएगा। क्लियर है, चलो चलो, वेरी 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 गुड, 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 वेरी गुड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ Planck's for the quantum radiation? Which one of the following is not, क्वेश्चन आराम से पढ़ना है, not, the energy is not absorbed or emitted in whole number or multiple, radiation is associated with energy, energy is not emitted or absorbed continuously but it small packet, ये तो सही है, ये तो सही बात है, ये भी सही बात है, the magnitude of energy associated with the quantum डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, सही है भाई, ए ऑप्शन है, नॉट एब्जॉर्ब और नॉट एमिट, ऐसा कोई होता है, एमिट ही तो करता है यार, तभी तो फ्रीक्वेंसी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कुछ कुछ समझ में आ रहा है, कुछ कुछ होता है, पर सही है। देखो नया, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन ऑफ लाइट हैविंग वेव नंबर ये इन 1 जूल ऑफ एनर्जी सोर्स, ठीक है। एनर्जी इज इक्वल्स टू NH म्यू, सही है यहाँ तक बात। और मैं म्यू को लिख सकता हूँ HC/λ, सही। लैम्डा इधर, ये इधर, लैम्डा इज इक्वल्स टू NHC, लैम्डा को पलट देंगे तो क्या आएगा, 1/NHC, नहीं 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 नहीं, इसमें तो फोटोन निकालना है ना, एन निकालना है भाई, एन 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 निकालना है ना, नंबर ऑफ फोटोन, हाँ तो एन निकालना है, सबको इधर ले चलो, तो हो जाएगा ई इंटू लैम्डा अपॉन HC, समझ में आया। तो बस आ गया आंसर, n इज इक्वल्स टू ई की वैल्यू 1, लैम्डा, सही, HC। अब लैम्डा को क्या लिख सकता हूँ, 1/वेव, तो n इज इक्वल्स टू, ये तो 1 हो गया, लैम्डा को लिख रहा हूँ 1/वेव नंबर इंटू 1/HC, सही है। इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/y, देखो लिखा हुआ 1/y, तो इसको लिख रहा हूँ 1/y, तो 1 की डिवाइड बाय, तो ऊपर चला जाएगा, तो y डिवाइडेड बाय HC आ जाएगा, y डिवाइडेड बाय, क्योंकि देखो जो लैम्डा होता है ना, वो वेव नंबर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, सिंपल बात है। तो मैं तो यही दिख गया था वो कि भाई लैम्डा है, वेव नंबर 1/y, तो उसका ऊपर ही आ जाएगा, तो y/HC हो जाएगा, y/HC है। अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। n निकालना था, मैं तो पहले कुछ लैम्डा ही निकालने लगा था। क्लियर है यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। खत्म ही हो गया बस। विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स? इसकी कॉन्फ़िगरेशन हुई AR4s2 3D10 और ये गए 0, ये 0 हो गया। इसकी क्या हो जाएगी, AR4s0 3D9, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। 26 आर्गन 4s0 3D6,
निकल, आर्गन 28 होता है ना, (4s0 3d6) सही। तो 3 गए ना, 8 8 8 निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, फैको निकल, सही। और बचेंगे कितने? 7 टोटल। देखो 7 थे, दो निकल गया उसमें से, एक निकल गया उसमें से, तो इसके पास कितने बचे? 6 और एक 7, 7 बच गए, 3d7, सही है। अब भैया इसके अंदर 1 2 3 4 5 6, एक इसमें से निकाल दिया, कितने बच गए? 3 अनपेयर्ड। इसके पास बैठे 3, इसके पास अनपेयर्ड बैठे 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास बैठे हैं, इसके पास 0 अनपेयर्ड है, इसके पास 1 अनपेयर्ड है और इसके पास 4 अनपेयर्ड है। ये आंसर हो गया। समझ में आया? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। देखो ये अच्छा क्वेश्चन आया कुछ, इसको बड़ा कर लो। K11 ठीक है। L द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन L, L में बताना है। तो सबसे पहले देखो 8 10 12 12 12 24 23, 23 है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 18, 4s2 3d3 23, सही। अब कह रहे हैं L में बताना है। देखो SPDF के लिए ये 0 L की वैल्यू, ये 1, ये 2, ये 3, किस में बताना है? 2 में बताना है। 2 का मतलब D में बताना है, D का मतलब ये 3 आंसर है। आंसर समझ में आ गया? आसान है। चलें आगे, करो भैया क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, लो बड़ा कर देते हैं। Which of the following is electronic configuration is this? 4s0 3d9 दोनों चलेगा ना, 4s से 4s0 3d9 3d9 4s0 खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। करो जी भैया, ये अच्छा लग रहा है। n की वैल्यू दे रखी है, 1 रेडियल नोड दे रखा है, द ऑर्बिटल। देखो इसका निकालने का फॉर्मूला क्या था? l प्लस 1 और h/2 पाई, और ये अंडर रूट में था, ये था ना। अब इसमें l निकालो, है ना। l निकालने का फॉर्मूला क्या? n माइनस l माइनस 1, ऐसे ही है। अब क्या वैल्यू आएगी यहाँ पर? n की वैल्यू 3 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 1, यहाँ पे रखो 1, 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 1 2, तो आ जाएगा 2 अंडर रूट इंटू h/2 पाई। देखो कौन सा मैच हो रहा है? सी, बिल्कुल सही मैच। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। द पॉसिबल वैल्यू ऑफ L एंड M फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन। देखो P ब्लॉक में होता है तो इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, L की वैल्यू तो 1 हो गई, तो आंसर या तो A होगा या D होगा, सही। और A हो नहीं सकता, क्यों? L 1 हो गया और M क्या होता है? -1 से लेकर +1 तक, L -1, तो इससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता, तो ये भी नहीं हो सकता, ये आंसर होगा। सही है भाई? क्लियर? ओके, बात सबको समझ में आया ये क्वेश्चंस? अब देखो टॉपिक पे चल रहा है। क्लियर है भाई यहाँ तक? अब बात सुनना मैं क्या कह रहा था नेक्स्ट टॉपिक के लिए। देखो अब हमें एक चीज पढ़नी है,
प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी। देखो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है समझना, प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी, इसके अंदर हाइसेनबर्ग ने कहा यार अनसर्टेन है भाई, पक्का नहीं है, अप्रॉक्स है, एक्यूरेट सा है, एक्यूरेट नहीं है। समझ में आ रहा है क्या कहा? अब ध्यान सुनना, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि एक मूविंग, जैसे मैं एक मूविंग ऑब्जेक्ट हूं, तो एक ही समय पर, कहां पर, एक ही समय पर, जैसे मैं चल रहा हूं तो आप मेरा मोमेंटम बता सकते हो, मेरी पोजीशन नहीं, क्योंकि जिस जगह पर आप मेरा मोमेंटम निकालोगे उस जगह से मैंने अपनी पोजीशन क्या कर चुका हूं, जब तक तुम कैलकुलेट करोगे। बात समझ में आ रही है? वहीं मैं अगर रुक जाऊं तो आप मेरी पोजीशन बता सकते हो कि भैया आप जो है वो इस लाइन के नीचे रुके हुए हो कहीं, अब सही है, हाँ इस लाइन के नीचे रुके हो, पर क्या आप मेरा मोमेंटम कैलकुलेट कर पा रहे हो? क्या चेंज इन मोमेंटम? नहीं। जब मैं मूव कर रहा हूं तब आप मेरा मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हो, पोजीशन नहीं, लेकिन अगर मैं रुक गया तो आप मेरी पोजीशन बता सकते हो, मोमेंटम नहीं। बात समझ में आ रही है? क्या कहा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, यही कहा कि अगर एक मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसकी पोजीशन और मोमेंटम साइमल्टेनियसली कैलकुलेट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बात है। सही बात। अब इसका कुछ फॉर्मूला मिला, ध्यान सुनना, इसका फॉर्मूला ये बनाया गया, डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू एच अपॉन 2 पाई, कट एच पाई 2 होता है, 4 पाई है भाई, 4 पाई, ऐसी वैसी नहीं, 4 पाई है पूरी, ठीक। अब और क्या फॉर्मूला बन सकता है? देखो एक तो ये डब्बे वाला फॉर्मूला ही हो गया, बढ़िया। अब मैं क्या लिख सकता हूं, सुनते जाना, क्या मोमेंटम को ऐसे लिख सकता हूं, मोमेंटम को ऐसे लिख सकता हूं, मास इनटू, देखो पूरा लिख देता हूं एक बार, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी, तो P इज इक्वल्स टू m इंटू वी, m इंटू वी। अब सुनना, अगर मोमेंटम चेंज हो रहा है भैया, मेरा मोमेंटम ना कॉन्टिन्यूस चेंज हो रहा है, टन टन, देखो चेंज हो रहा है ना, देखो इधर तेज, इधर स्लो, इधर तेज, इधर स्लो, ऐसे चल रहा है। अब अगर ऐसा हो रहा है तो मेरा मास तो चेंज नहीं हो रहा, चेंज क्या हो रहा है, मेरी वेलोसिटी। तो क्या हुआ फॉर्मूला, डेल्टा पी इज इक्वल्स टू, डेल्टा पी इज इक्वल्स टू एम इंटू डेल्टा वी। पुट कर दो यहाँ पर, देखो कैसे दिखेगा, डेल्टा पी इज इक्वल, नहीं डेल्टा पी से तो वैल्यू ले आएंगे ना, क्या आ जाएगा, एम इंटू डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई, एम नीचे आ जाएगा, तो डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई एम। एक और फार्मूला, क्लियर? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, बोलो क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, बहुत बढ़िया, ध्यान सुनते जाना, आप आगे समझना, प्लीज समझना। देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, ये क्या है, वेलोसिटी। अब मैं कुछ कर रहा हूं, इसमें मैं लिख रहा हूं थर्ड पॉइंट के लिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय टाइम। तो देखो क्या लिख रहा हूं, डेल्टा वी, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इंटू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा टी इज इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई एम। कोई दिक्कत? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन, मान सकते हो, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन हो सकता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्सेलरेशन इंटू डेल्टा वी, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा टी इज इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई एम ए, इधर आ जाएगा, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा टी इज इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई एम ए। सही। अब देखो यहां पर दो चीज आ गई, एम ए,
मास इंटू एक्सेलरेशन, मैं मास इंटू एक्सेलरेशन को फोर्स लिख सकता हूँ, फोर्स भी यहाँ निकाल सकता हूँ। तो भैया इसको एक तो ये हो गया, और एक क्या लिख सकता हूँ, मास इंटू एक्सेलरेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, फोर्स। तो मैं फोर्स के लिए रखता हूँ, तो क्या बन जाएगा एक और, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा टी इज इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई एफ। एफ का मतलब है यहाँ फोर्स। एफ का मतलब है यहाँ फोर्स, टाइम इसका मतलब है पोजीशन, इसका मतलब है मोमेंटम, एच है प्लैंक्स कांस्टेंट, मोमेंटम ये है मास, ये है वेलोसिटी, बस ठीक है, ये तो पोजीशन है बता दिया। फोर्स, कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो देख लो फॉर्मूले क्या क्या बन गए, 1 2 3 3 4, बढ़िया फॉर्मूले, कोई दिक्कत नहीं, चेक कर लो, बढ़िया आ रहे। सही है बात। अब ध्यान से सुनना, देखो जैसे क्वेश्चन आया, कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम if the uncertain position of photon is 5.3 मीटर। सही है, 5.3 मीटर। देखो तो अब मोमेंटम निकालना है, ये पता है, इससे लगा दो फॉर्मूला। तो देखो क्या निकला, डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। ध्यान सुनते जाना, ट्रिक बताऊंगा अब। तो डेल्टा पी निकालना है, तो एच अपॉन 4 पाई डेल्टा एक्स हो गया, क्लियर। तो 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.14 इंटू डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है, 5.3। अब इससे कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ एक बार। 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34, नीचे वाली वैल्यू मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, 4 इंटू 3.14 इंटू 5.3, क्या आंसर आया, 66.56। हाँ तो 66.6 लिख, चाहे कैसे भी लिख लो, जैसे 66.6 ही लिख लो, 66.6 आराम से कट जाएगा, अच्छा लगेगा, है ना। चलो अब ध्यान से देखना, इसको यहाँ रख रहा हूँ 2 मिनट। तो इस पॉइंट से ये पॉइंट हटा दो, इससे काटोगे, आंसर आएगा 11 से तो कटेगा नहीं, और डिवाइड कर लेते हैं, लाओ। सिक्स 6.6 डिवाइडेड बाय 66.6, क्या आंसर आया, 0.09 इंटू 10 की पावर माइनस 34। सही है। अब 9 से तुम वो कर सकते हो तुम कैलकुलेट। अब मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है। वो तुम 9 लगा सकते हो कि यार ये आ गया, 9 आ जाएगा, ये 236 हो जाएगा, ठीक है। मैं क्या बता रहा हूँ, क्या था, डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। मैंने इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रखी और ऐसे लिखा 5.3 इंटू 10 की पावर माइनस 35, ऑलवेज कैलकुलेटेड। तो डेल्टा पी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5.3 इंटू 10 की पावर माइनस 35 डिवाइडेड बाय एच की वैल्यू में लिख सकता हूँ क्या, क्या था, 5.3, काट दो, आंसर क्या आएगा, 1। तो डेल्टा पी इज इक्वल्स टू क्या आया,
10 की पावर -35। और तुम इसको भी कैसे लिख सकते हो, देखो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ 0.9 है ना, तो इसको लिखो 0.1 इंटू 10 की पावर -35, 10 ऊपर आके माइनस, तो 1 इंटू 10 की पावर -34 था ना, यहाँ 4 तो यहाँ क्या रहेगा 35। सेम ही तो आ रहा आंसर, 1 10 की पावर -30 मतलब मैंने क्या करा, मैंने इस वाली पूरी वैल्यू को ना कैलकुलेट करके यहाँ लिख दिया। अब जब मैंने कैलकुलेट करके लिख दिया ना, तो तुम लोगों के लिए क्वेश्चन हो गए बहुत आसान, क्योंकि तुम्हें बार बार h/4 ना सॉल्व करना पड़ता था। अब तुम लोगों को h/4 सॉल्व भी नहीं करना पड़ता, तुम्हें h/4 बिना सॉल्व करे तुम्हारा आंसर आ जाता, बिना सॉल्व करे। बहुत बढ़िया ट्रिक क्या करना है, h/4 की वैल्यू ऑलवेज ले लेनी है 5.3 इंटू 10 की पावर -35। बस ट्रिक क्या है, बस वैल्यू सॉल्व करके दे रखी है, ठीक है। ये तुम हो सकता है तुम में से बहुत सारे बच्चों ने खुद ही सोच रखा हो, कोई नई बात नहीं है। क्लियर है, चलाऊं आगे बात, ओके है जी यहाँ तक, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आना चाहिए था। अब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन आया, मान लो कैलकुलेट द मोमेंटम, नहीं अब की बार पोजीशन कराते, कैलकुलेट द uncertainty in position if the change in momentum is, कुछ तो है चेंज इन मोमेंटम में, पता है क्या है चेंज इन मोमेंटम, -10.6 इंटू 10 की पावर -15। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसके क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करोगे तो मजा आएगा। मोमेंटम दे रखा है 10.6 इंटू 10 की पावर -15, पूछा क्या है पोजीशन, डेल्टा एस पूछा है, डेल्टा एक्स पूछा है, तो डेल्टा पी फॉर्मूला कोई होता है डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू h/4 पाई। ये फॉर्मूला याद आना चाहिए, अब तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं आ रहा तो गड़बड़ है। तो डेल्टा पी पता है, डेल्टा एक्स निकालना है, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इस पूरे की वैल्यू क्या ले सकता हूँ 5.3 इंटू 10 की पावर -35 डिवाइडेड बाय 10.6 इंटू 10 की पावर -15, ऊपर जाके +15 है ना, ये से कट जाएगा 2 टाइम्स में, मतलब 1/2 इंटू 10 की पावर 15 गया 20 बचा, सही, तो आंसर आ गया 0.5 इंटू 10 की पावर 20। इससे आगे बढ़ाना है, नीचे आया माइनस का है, नीचे आया एक और ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा 21, मतलब 5 इंटू 10 की पावर -21, दैट इज योर चेंज इन पोजीशन। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आप सभी को, सही। अब देखो इस वाले पे बात करते हैं, वेलोसिटी निकालनी है और पोजीशन पता है, ठीक है। क्या निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है, पोजीशन पता है, पोजीशन निकाल ली। सेकंड पॉइंट, ऑल्सो कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ध्यान से देखना, तो क्या था डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू h/4 पाई, सही है, देख लो, चेक कर लो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डेल्टा एक्स डेल्टा वी निकालना है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा h/4 पाई इंटू डेल्टा एक्स। अब इसकी वैल्यू में पता है 5.3 इंटू 10 की पावर -35 डिवाइडेड बाई एक्स की वैल्यू कितनी आई 5 इंटू 10 की पावर -21। बस को कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा।
कैलकुलेट कर लो और आंसर पाओ। यहां तक बात सबको समझ में आ रही है? आनी चाहिए भाई बात समझ में। अगर नहीं आ रही तो आप बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर रहे हो, बहुत ज़्यादा गड़बड़। और बहुत ज़्यादा गड़बड़ यकीन मानो इसके लिए लाभदायक। चलो भाई दूसरे वाले क्वेश्चन पे चलो फटाफट, देखो क्या था। ये लो, ये है आपके सामने क्वेश्चन, सॉल्व करो प्लीज। कहता है इफ द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज द सेम, बहुत बढ़िया, एज द डेल्टा एक्स ऑफ हीलियम एटम, इफ डेल्टा पी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दिस देन फाइंड इज दिस। बहुत ही अच्छे। अब ध्यान सुनना, एक बार मैं ये बोलूं कि डेल्टा पी लिखो इलेक्ट्रॉन का, तो तुम क्या लिख सकते हो? क्या लिख सकते हो सोच के बताओ। h अपॉन 4 पाई इंटू 1 अपॉन डेल्टा एक्स, सही है। और अगर मैं पूछूं डेल्टा पी हीलियम एटम का, और दोनों का एस्पेक्ट निकालना, तो दोनों को डिवाइड करके निकाल लो। आ जाओ, क्या आ जाएगा? h अपॉन 4 पाई इंटू 1 बाय डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स क्या है? सेम। तो ये पूरा इससे क्या हो जाएगा? कैंसल आउट। तो क्या बनता है? डेल्टा पी मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन और मोमेंटम ऑफ हीलियम एटम 1 के बराबर। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि डेल्टा पी इलेक्ट्रॉन डेल्टा पी हीलियम एटम के बराबर होगा। अब डेल्टा पी ई दे रखा है ना, इलेक्ट्रॉन दे रखा है, तो डेल्टा पी एच पूछा है, डेल्टा पी एच पी, डेल्टा पी इन एच ई, तो डेल्टा पी इज इक्वल्स टू डेल्टा पी एच ई के बराबर होगा हीलियम के, और दैट इज क्या? 32 इंटू 10 टू द पावर 5। दैट इज योर आंसर। कितना तो आसान था, कुछ भी नहीं हलवा क्वेश्चन, आसान था, मतलब अच्छा था, ट्रिकी क्वेश्चन था, आपको समझना था। क्लियर? क्लियर है? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। निकालो भाई, होल्ड पे हो, मैं निकालो, होल्ड पे मतलब मैं रुका हुआ हूँ, निकालो। तुम निकालते नहीं हो भाई क्वेश्चन, ये तो गड़बड़ करते हो तुम। प्लीज निकालो, प्लीज। द अनसर्टेनिटी in the momentum of an electron is this, position will be delta p into delta h is equals to h upon 4 पाई, डेल्टा h निकालना है, तो क्या हो जाएगा? h अपॉन 4 पाई इंटू 1 अपॉन डेल्टा p। इसकी वैल्यू तो मैंने सॉल्व करके लिख दी है, क्या? 5.5 इंटू 10 की पावर -35 डिवाइड बाई p की वैल्यू क्या है? 1 इंटू 10 की पावर -5, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? लगभग 5.3 इंटू 10 की पावर -30। दैट इज योर आंसर। सिस्टम देखो कितना आसान हो गया क्वेश्चन सॉल्व करना। या तो ये तरीका, या फिर आप ऐसे करो भाई, अगर आप जॉर्ज भाई ऐसे पढ़ता है वो ऐसे करता है, जॉर्ज भाई से नहीं पढ़ता वो पता कैसे करता है? ऐसे h की वैल्यू 6.6 इंटू 10 की पावर -34 डिवाइडेड बाय 4 की वैल्यू ये, पाई की वैल्यू 3.14 और इसकी वैल्यू 1 इंटू 10 की पावर 5। अब बैठा हाय हाय काटूं कैसे, कैसे काटूं? बैठे हैं सर पकड़ के, आए राम कैसे काटूंगा, कैसे काटूंगा? जो भैया के पास नहीं पड़ेगा वो ऐसे करेगा, और जो भैया के पास पड़ेगा वो मेंटोस तरीके से करेगा। मेंटोस तरीका होना चाहिए लाइफ में, लाइफ होनी चाहिए मेंटोस, द मेंटोस। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। इफ अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 0, मोमेंटम वुड बी डेल्टा पी इज इक्वल्स टू h अपॉन 4 पाई डेल्टा एक्स, तो इसकी वैल्यू रख रहा हूं 5.3 इंटू 10 की पावर -35 डिवाइड बाय डेल्टा एच की वैल्यू, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन 0। अच्छा 0 है, 0, तो भाई किसी को भी डिवाइड करोगे आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा। डी। क्लियर? देख लो, सुन लो, समझ लो, कह लो,
जो होना था वो हो गया, आंसर तुम्हें दिख गया, क्या हो गया, क्या कर दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर चमकता हुआ ये रहा। अच्छा क्वेश्चन है, आराम सॉल्व करो, जल्दीबाजी मत मचाओ। अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज जल्दीबाजी ना करें, हौले हौले करें, हौले हौले। इसको क्वेश्चन को करके दिखाना है, लास्ट क्वेश्चन है शायद ये। हौले हौले, हौले हौले करके दिखा दो, हौले हौले। मैं चुप हूं, करो। अब पढ़ भी लेता हूं मैं भी, पॉज भी कर लो। चलो तो A microscope using suitable photons is employed to locate an electron in an atom within a distance of इतना. What is the uncertainty involved in the measurement of velocity? Velocity और distance. Delta V into delta x is equals to h upon 4 pi m. क्योंकि मोमेंटम को वेलोसिटी इनटू ही लिखता हूं ना। क्या दे रखा है, डिस्टेंस भी दे रखा है, डेल्टा वी बताना। तो देखो डेल्टा वी क्या हो जाएगा, h अपॉन 4 पाई m। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ m अलग और डेल्टा x अलग, मतलब इससे अलग लिख लिया। अब इसकी वैल्यू क्या है, 5.3 इंटू 10 की पावर माइनस 35। वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 इंटू डेल्टा x क्या है 0.1 एंगस्ट्रॉम। मीटर में ले जाना है 10 की पावर माइनस 10। ये हो जाएगा 41 और ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। इस पॉइंट से तो ये पॉइंट ही हटा दो, तो देखो कैसा दिख रहा है 53 अपॉन 91। वैसे 53 को तुम पॉइंट्स में ना तो 5.27 भी ले सकते थे, तो आंसर लगभग वही आ जाएगा, है ना। इनटू 9.1 है भाई, 9.1 सही। 41 41 10 की पावर माइनस 35 प्लस 41, तो 6 आ गया। तो 5.3 इंटू 5.3 नहीं 553 बाई 9.1 इंटू 10 की पावर प्लस 6 प्लस 6 9 पंजे 45 9 54 5 पॉइंट समथिंग करके आंसर होगा, 5.9 5 पॉइंट ऐसे कुछ करके आंसर हो जाएगा ना, क्योंकि 9 6 54 होते हैं, तो 54 से तो कम है ना, तो 9 6 54 तो 6 से थोड़ा सा कम होगा, 5.9 समथिंग आया नहीं, कैलकुलेटर आ गया। 53 डिवाइडेड बाय 9.1, देखा मैंने कहा था ना 5.9 के समसम आएगा, तो 5.8 इंटू 10 की पावर 6 के आसपास आंसर। दैट इज योर आंसर, करेक्ट। सही है, बात हो गया, बिल्कुल ठीक। तो भैया जी ध्यान सुनो, क्या कह रहा था मैं, ज्ञान पेल रहे हैं भाई, ध्यान सुनो। आज का ज्ञान ना मैं इस पर लिख के लाया हूँ, मतलब मैंने लिख रखा है इसका आज का ज्ञान, तो ज्ञान थोड़ा सा सुन के जाना कि देखो ये बात तुम जानते हो कि किस्मत से आगे तुम्हें कुछ नहीं मिल सकता, सही है। जैसे महाभारत या मैं बोल सकता हूं पांडवों की किस्मत में चीज को हासिल करना ही लिखा था, है ना, मतलब पूरा इंद्रप्रस्थ उनका हो रहा था, परंतु उनको इंद्रप्रस्थ कब मिला, जब उन्होंने वनवास काटा, जब उन्होंने लड़ाई करी, जब उन्होंने मेहनत करी। भगवान पांडवों के साथ हमेशा थे, तब भी पांडवों को अपने सारे कर्म करने पड़े। यहां तक कि भगवान श्री कृष्ण जो पूरे जगत के पिता हैं, उन्होंने होते हुए भी उन्हें सारे काम करने पड़े, और भगवान श्री कृष्ण को स्वयं भी सारे काम अपने करने पड़े, मतलब कर्म करना पड़ा। मिलना तो उन्हें था वो पूरा इंद्रप्रस्थ, पर मिला कैसे, मेहनत से। चाहे उन्होंने वनवास काट के मेहनत करी या उन्होंने
दुर्योधन की बहुत लाख करोड़ अक्षौणी सेना के साथ युद्ध करके। भगवान हमेशा उनके साथ थे, पर उनके साथ एक और चीज थी, वो था उनका कर्म। तो अगर आपका कर्म छोटा है तो आप जिस चीज को चाहते हो उसको नहीं पा पाओगे, लेकिन यदि आपका कर्म बड़ा है तो आपकी किस्मत में वो चीज आज नहीं तो कल वो कंफर्म आई जाएगी जो आपके लिए लिखा हुआ है। कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान है।